पिछले 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य खबरों की ओर। तारानगर के भाजपाइयों ने भाजपा नेता राकेश जांगिड़, नेता प्रतिपक्ष कपिल शर्मा और उपनेता प्रतिपक्ष त्रिलोक रेगर के नेतृत्व में तारानगर नगरपालिका में निविदा शुल्क, फाइल चार्ज और टेंडरों में हो रही भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार के संबंध में अधिशासी अधिकारी अरुण कुमार सोनी को ज्ञापन दिया। भाजपाइयों ने कहा कि नगरपालिका में जमकर भ्रष्टाचार मचा हुआ है। पालिका का कनिष्ठ अभियंता फाइलों में सरेआम पैसे मांगता है। कस्बे में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। पालिका प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है। समय रहते उक्त मांगों को अगर पूरा नहीं किया जाएगा तो भाजपाइयों ने अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी है। वहीं इस मौके पर हरि इंदौरिया, मोहम्मद तैयब सेठी पेंटर, शिव कुमार शर्मा समेत कई भाजपाई मौजूद रहे। आज नगरपालिका के अंदर हमारे नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष और समस्त पार्षदों व कार्यकर्ताओं के साथ हमने जो शहर के अंदर अव्यवस्था चल रही है और जो लूट खसोट मचा रखी है, नगरपालिका के चेयरमैन और ईओ ने मिलकर जो जनता को लूट रहे हैं, उनको लेकर हमने ज्ञापन दिया है और ईओ को हमने चेतावनी दी है कि कल तक हमें जो कह रहे हैं जब निविदा शुल्क आप 500 से 1500 रुपये कर दिया, उनको कम करें, वापस 500 रुपये करें और शहर की सफाई पर ध्यान दें और जो बार बार आप टेंडरों के माध्यम से जो लूट मचा रखी है उसको बंद करें, अन्यथा हम कल से एक बड़ा पड़ाव नगरपालिका के अंदर करेंगे, क्योंकि यहाँ शहर के अंदर जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है वो सब मिलकर लूट रहे हैं और शहर आज पूरा शहर सड़ान मार रहा है। जहाँ जाओ मुख्य रास्तों पे गंदे पानी भरा पड़ा है, गंदगी के ढेर लगे हैं, अड़ाइला का रास्ता पूरा बंद है। हम खेतरपाड़ की तरफ जाते हैं, हरी इंदौरिया का हमारा पार्षद का घर है, वो रास्ता पूरा बंद है। राजपूत छात्रावास के आगे का मेन रास्ता बंद है। ऐसे अनेकों रास्ते, वार्ड नंबर 2 के जो मुक्तिधाम का रास्ता बंद है, वार्ड नंबर पंचायत समिति का रास्ता बंद है। ये सब रास्ते बंद पड़े हैं जो मुख्य रास्ते हैं। आज हमें ज्ञापन के माध्यम से अधिकारी को चेताया है कि कल तक जो आप इस ज्ञापन पर अगर गौर नहीं करोगे तो हम पड़ाव डालेंगे। और जो पार्क जो एक पूरे तारानगर की शोभा थी पूरे राजस्थान के अंदर, इस पार्क का नाम था, उस पार्क का सत्यानाश अगर करने का काम किया है तो ईओ और चेयरमैन ने मिलकर किया है। इसमें न जाने कितने रुपए का भ्रष्टाचार कर दिया और आज पार्क को खुर्द-बुर्द करने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर हमने ज्ञापन दिया है। अगर आने वाले समय में ये हमारी मांग पूरी नहीं करेगी तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा पड़ाव करेगी। वहीं आज माखन नगर बाबई में विशाल टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता माखन कप का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में प्रथम इनाम चिमन लाल यादव बज्जड़वाड़ा द्वारा 21,000 रुपये, द्वितीय इनाम स्वर्ण स्वतंत्र डेरिया की स्मृति में सुमित डेरिया और पंडित शैलेंद्र जोशी गुरुजी द्वारा 11,000, जिसमें मैन ऑफ द मैच सीरीज 3100, बेस्ट बैटमैन शील्ड और गिफ्ट, बेस्ट बॉल शील्ड, बेस्ट विकेट कीपर फील्ड, बेस्ट कीपर फील्ड ऐसे अनेक पुरस्कारों रखे गए हैं। क्रिकेट प्रतियोगिता के प्रथम दिवस पर बाबई के तहसीलदार दिलीप चौरसिया मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए गए। तहसीलदार दिलीप चौरसिया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा रिबन काट कर मैच का शुभारंभ किया गया। दिलीप चौरसिया ने सभी टीमों का उत्साहवर्धन किया। प्रथम दिवस टीम सिलारी और टीम सोनतलाई के बीच मैच प्रारंभ किया गया। ये मैच 10 ओवर का रखा गया। वहीं सिलारी द्वारा टॉस जीतकर सर्वप्रथम बल्लेबाजी करने का चयन किया गया। इस खेल प्रतियोगिता में जो भाग ले रहे हैं पूरी खेल की भावना से खेलें, पूरे उत्साह से खेलें। खेल इसलिए खेला जाता है कि हम सब उसका आनंद उठाएं और हार जीत तो दोनों से किसी एक की होना ही है। आप सबके लिए शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। होशंगाबाद में शिक्षा विभाग का एक बड़ा मामला सामने आया। स्कूलों को आरटीई के तहत मिलने वाली राशि में बड़ी अनियमितताएं देखी गई हैं।
डीपीसी, कुंभाड़े और अन्य शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने मिलकर शासन की योजनाओं की वित्तीय गड़बड़ी की है। संदेह के घेरे में खुद को और स्कूल संचालकों को लाभ दिलाने फर्जी दस्तावेजों पर ही कर दी गई शासन की ओर आरटीई योजना खिलवाड़ से पोर्टल पर स्कूल संचालकों द्वारा गलत जानकारी अपलोड की गई है। वहीं नोडल अधिकारी और डीपीसी ने मिलकर 8 करोड़ 36 लाख रुपए की बड़ी पेमेंट स्कूल के खातों में पहुंचा दिया है और साथ ही जिले के सीईओ मनोज सरियाम और होशंगाबाद जिले कलेक्ट्रेट नीरज कुमार सिंह के अनुमोदन पर 322 स्कूलों के खाते में बड़ी पेमेंट हो गई। सर क्या नाम है आपका, किस पद पे, किस विभाग में काम करते हैं? अजय मीना नाम है मेरा, जिला शिक्षा केंद्र में पदस्थ हूँ, प्रोग्रामर पद पे यहाँ पर पदस्थ हूँ। यहाँ कब से पदस्थ हैं लगभग, और ये आरटी के तहत जो कार्य होते हैं इसमें आपका क्या काम है? 2007 से पदस्थ हूँ और आरटी जो 2011 से चालू हुई है, 2011 से ही मैं इस मॉड्यूल पर काम कर रहा हूँ। अभी आप इसमें कार्यरत हैं? इस 8 काम को फीडिंग करते हैं बताया जाता है, उसमें काम कर रहे हैं? नहीं, 8 अक्टूबर के बाद से मैं इस कार्य में बिल्कुल संलग्न नहीं हूँ। ये पूरा काम डीपीसी महोदय और राकेश दुबे जो प्रभारी हैं और एक कंप्यूटर ऑपरेटर है राम जाट, उसके द्वारा किया जाता है। इसमें आप जबकि आपका काम है, आप क्यों नहीं इस काम को कर रहे हैं? मेरा काम नहीं करने का कारण कुछ प्राइवेट स्कूलों ने कुछ मेरे ऊपर आरोप लगाए थे, तो उसके कारण फिर मैंने स्वतः ही छोड़ दिया कि ये काम किसी अन्य को कर दिया जाए ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इसमें डीपीसी ने आपको ऐसा कोई आदेश किया है कि आप बाहर हो जाएं या ऐसा कुछ? हाँ, उसमें एक आदेश हुआ है, डीपीसी साहब ने किया है कि ये काम से मेरे को कार्यमुक्त कर दिया गया आरटी से, और बाकी जो काम करना है वो राकेश दुबे जी और एपीसी फाइनेंस वित्त करेंगे। तो इसमें विशेषता है क्या इनके पास कि ये लोग कर पाएंगे? इनके पास ऐसी कोई अनुभव है जो कर पाते हैं? अनुभव तो डीपीसी साहब को ही हो सकता है, बाकी राकेश दुबे जी भी नए हैं और राम ऑपरेटर भी नया है। इसकी क्या प्रोसेस है आरटी के? इसकी प्रोसेस ये होती है कि स्कूल द्वारा एक प्रपोजल बनाया जाता है। उस प्रपोजल में वो अपनी जो साल भर की जो फीस होती है अन्य बच्चों से ली जाने वाली, वो पूरी साल भर की वार्षिक फीस को दर्ज करता है पोर्टल। उसमें से केवल ट्यूशन फीस का भुगतान राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा किया जाता है। वो उस प्रपोजल को आगे बढ़ाता है ऑनलाइन, और नोडल अधिकारी द्वारा उसको पूरा चेक किया जाता है, और चेक करने के बाद नोडल अधिकारी डीपीसी को भेजते हैं सैंक्शन करने के लिए और भुगतान करने के लिए। उस समय ये प्रोसेस होती है कि डीपीसी आपके लॉगिन पर उस स्कूल की पूरी प्रपोजल दिखता है, उसकी फीस दिखती है और उसमें फीस के साथ लगे हुए सारे दस्तावेज दिखते हैं। इन सभी का मिलान करके और जो सही पाया जाता है उसका भुगतान किया जाता है, और जिसमें कोई कमी पेशी होती है तो फिर वो अगली कार्रवाई की जाती है उसके अनुसार। इसमें 8 करोड़ 36 लाख रुपए का पेमेंट हुआ है, लेकिन कुछ अनियमितताएं भी बताई जा रही है। तो ये जैसे कि अगर किसी की फीस का स्ट्रक्चर तो सही है, लेकिन उस फीस की रसीद गड़बड़ है, तो वो क्या गलत है या सही है? उसके लिए ये होता है यदि किसी में किसी विशेष प्रकार के कोई दस्तावेजों में कमी या फिर कोई अनियमितता ऐसी कुछ दिखती है, तो डीपीसी लेवल पे एक अनलॉक करने की फैसिलिटी है, उससे उस स्कूल को अनलॉक कर दिया जाता है ताकि स्कूल दोबारा उस प्रपोजल को बना करके फिर से भेज दे। ऐसा उस सर क्या नाम है और किस पद पे, किस कार्यालय में? मेरा नाम राकेश दुबे है। मैं बीआरसी कार्यालय जनपद शिक्षा केंद्र में बीएससी के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ ये कभी कौन से विभाग में बैठे हैं अभी आप? मैं जिला शिक्षा केंद्र कार्यालय में हूँ। सर यहाँ बैठ के काम करने के क्या कारण है? डीपीसी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए, आदेशित किया गया कि आप आरटी कार्य की जब अधिकता हो तो आकर मदद करें काम में। किसी प्रकार का आदेश दिया था क्या डीपीसी का? हाँ, आदेशित किया उन्होंने। कलेक्टर से अनुमोदित है या बिना कलेक्टर के अनुमोदित? अब ये तो जानकारी नहीं मुझे। आपका कार्य क्या विशेष है? मेरा कार्य यही है कि आरटी प्रपोजल जो आ रहे हैं उनकी हार्ड कॉपी का संकलन करना है। डीपीसी सर का कहना है कि हार्ड कॉपी पूरी तरीके से नहीं निकाली गई थी, जितने स्कूल थी उतने स्कूलों की नहीं निकाल पाई, बता रहे? नहीं, जो विकास खंड से जो प्रपोजल आते हैं आरटी के, उन्हीं पर कार्रवाई की जाती है। तो उसकी जो कॉपी निकाली जाती है आपके द्वारा, तो वो कॉपी पूरी नहीं निकाली गई, बता रहे हैं कि वो आपके पास प्रिंटर खराब हो गए थे इसलिए नहीं निकाली। नहीं, ये तो ब्लॉकों से हार्ड कॉपी अलग से आती है, ये ऑनलाइन नहीं निकलती। तो इसमें होता क्या है आपका, इसके आगे क्या काम होता है? मेरा काम तो यही है कि हार्ड कॉपी का संकलन करना है। इसके बाद फिर वो जो सैंक्शन करते हैं प्रपोजल को, ये प्रोग्रामर या ऑपरेटर जो भी डीपीसी महोदय इससे करवाएं वो करते हैं। क्या नाम है आपका और किस पद पे कार्यरत हो? किस मामले को लेके आज आप जेडी ऑफिस पहुंचे? मेरा नाम राजेश पांडे है। वर्तमान में मैं मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन में संभाग अध्यक्ष पद पर पदस्थ हूँ, और आज मुझे जेडी ऑफिस के मतलब सहायक संचालक के द्वारा बुलाया गया था
कि मतलब जो आरटी फीस प्रतिपूर्ति जो की गई थी मतलब जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र होशंगाबाद के द्वारा, उसमें जो विसंगतियां को लेकर कमिश्नर महोदय के मतलब ऑफिस में मेरे द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, उसी संबंध में मतलब श्रीमान ने जांच की जा रही थी, उस संबंध में मुझे बुलाया गया था। इसमें 17, 19 और 20 में जो शासकीय विद्यालयों को फीस प्रतिपूर्ति की गई थी, इसमें कुछ 2-3 स्कूलों का रैंडमली मतलब मेरे द्वारा निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत मतलब आरटी के अंतर्गत जो जानकारी निकाली गई थी, उसमें ये अनियमितताएं पाई गई हैं कि नंदांचल पब्लिक स्कूल सोहागपुर में जो फीस प्रतिपूर्ति के टाइम पर जो फीस स्ट्रक्चर और फीस रसीद जो अपलोड की जाती है, उसमें मतलब जो रसीद जो है अंजुमन माध्यमिक शाला होशंगाबाद के चस्पा की गई थी, जो कि ऐसा जो कृत्य जो है ठीक नहीं है, मिलान करके ही मतलब डीपीसी के द्वारा भुगतान की कार्रवाई की जानी थी। ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? ये जानकारी कहाँ से मिली? ये जानकारी मुझे मार्केट में क्या है, उन्होंने प्राइवेट ऑपरेटरों के माध्यम से जो फीस प्रतिपूर्ति की कार्रवाई की थी, तो मार्केट में इस प्रकार का जो वीडियो वायरल हुआ और वो वायरल से मुझे ये पता लगा कि इसमें विसंगतियां हैं, जिसकी शिकायत मैंने वरिष्ठ अधिकारियों की। ऐसे कई स्कूल हो सकते हैं क्या? हाँ, रैंडमली मैंने 2-3 स्कूल की जानकारी निकाली, लेकिन यदि टेक्निकली रूप से यदि सही उसकी जांच की जाए तो कम से कम लगभग 150 या 200 स्कूल की लगभग संख्या हो सकती है जहाँ पर। गलती किसकी हो सकती है, किसका बड़ा फाल्ट हो सकता है? इसमें मुख्य रूप से डीपीसी ऑफिस में जो पदस्थ हैं उनके द्वारा, जो एपीसी है और अभी वासनिक जी हैं, एपीसी फाइनेंस है और डीपीसी हैं, उनको तीनों लोगों को जो मतलब नोटशीट के माध्यम से मेरे पास जो आरटी के माध्यम से जानकारी उत्तरदायी है कि मतलब फीस का मिलान करने के कागजात मिलान करने के बाद ये लोग इसके हकदार हैं कि इनको पैसा डाला जाना चाहिए या इनमें और किसी का भी अनुमोदन लगता है? इस शासन की मतलब आरएसके की गाइडलाइन के अनुसार तो इनको भुगतान नहीं होना चाहिए था। इनको रोक लगाकर मतलब लॉगिन आईडी पासवर्ड डीपीसी लेवल पर मतलब रहता है कि इनको अनलॉक करके स्कूल वालों को नोटिस जारी करके पुनः इनको फिर से अपना दस्तावेजों में सुधार कराना चाहिए था। इनमें किन लोगों के अनुमोदन लगते हैं? इसमें जिला पंचायत सीओ और अपना कलेक्टर महोदय के अनुमोदन के बाद ही मतलब फाइनली पेमेंट इनके खाते में अकाउंट में डाला जाता है। इस प्रकार से कहा जाए तो अधिकारियों को गुमराह किया है। हाँ, इसी अपन यही कह सकते हैं कि अधिकारी द्वारा मतलब। विदित हो कि वर्तमान खरीफ फसल सत्र में असमय वर्षा के कारण किसानों का व्यय बढ़ गया है। शासन द्वारा किसानों से कहीं 25% तो कहीं 50% बारदाना किसानों से लेने के कारण 15 रुपये से 20 रुपये में मिलने वाले पुराने बारदाने की आज कीमत 35 रुपये से 40 रुपये में व्यापारी बेच रहे हैं और किसान खरीदने को विवश है। वर्षा के कारण धान की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। गिरदावरी नहीं होने के कारण रकबा में भी कटौती हो गई है। कई किसान धान बेचने से वंचित हो गए हैं। उनकी प्रमुख चिंता का विषय है कि वे बैंक से लिए कर्ज को कैसे चुकाएं। इसी तरह बसंत सरगुजा गरियाबंद के मक्का उत्पादक किसान समिति से मक्का खरीदी नहीं होने के कारण बिचौलियों को औने पौने दाम में बेचने को मजबूर है। भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश में समय समय पर किसानों की समस्याओं को जिला और विकास खंडों में ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराते रहते हैं। इसी तात्पर्य से आज मुख्यमंत्री बघेल जी के नाम पर डबरा तहसील के माध्यम से छत्तीसगढ़ के किसानों की में विभिन्न समस्याओं को लेकर नवसूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। हमारे डबरा ब्लॉक में धान खरीदी केंद्र में 25 से 50% तक किसानों को वरदाना देना पड़ रहा है। जो सरकार के आदेश में ऐसा कुछ नहीं है। सरकार को 100% वरदाना देना है इसमें किसानों को। जैसे अकलतरा में 100% वरदाना दिया जा रहा है, रायगढ़ जिला में 100% वरदाना दिया जा रहा है, तो हमारे डबरा में ही 25 से 50% वरदाना क्यों लिया जा रहा है? और उसका कीमत में भी बहुत अंतर है। हम लोग किसानों को 35 से 40 रुपया एक वरदाने के पीछे में लगाना पड़ रहा है, जबकि सरकार हमें सिर्फ 25 रुपया दे रही है। दूसरी सबसे प्रमुख समस्या है हमारे रकबा कटौती का। तो अभी फसल खरीदी के रहते धान खरीदी के रहते बरदाना गिरदावरी जो कटा है उसमें शिविर लगाकर तत्काल उसमें सुधार किया जाए, ये हम लोगों की प्रमुख मांगे हैं।
फिरोजाबाद नगर निगम प्रवर्तन दल टीम द्वारा बस स्टैंड से आगे और सुभाष मार्केट की तरफ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रवर्तन दल टीम द्वारा बताया गया कि व्यापारियों की जो शिकायतें थी उसको लेकर अभियान चलाया गया है, जैसे कि लोगों ने अतिक्रमण कर दिया, अनाधिकृत टैक्सी है, टॉयलेट की सुविधा नहीं है, आड़े तिरछे वाहन खड़े हो जाते हैं, दुकानदारों की दुकानदारी नहीं होती, ठेले वाले भी खड़े हो जाते हैं जिससे गंदगी हो जाती है। एक सवाल के जवाब में कहा, व्यापारी अगर अतिक्रमण करते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी। सभी अपने हैं, नगर को स्वच्छ रखना सबकी जिम्मेदारी है। बताया कि अभियान सुभाष तिराहा से लेकर स्टेशन रोड तक चलेगा, उसके बाद आकाशवाणी रोड की तरफ चलाया जाएगा। आज आपके द्वारा जो अतिक्रमण अभियान चलाया गया वो किन चीजों को लेकर चलाया गया है? ये अवैध पार्किंग और जो खेल ढकेल जो आगे सड़कों आधी सड़कें घेर लेते हैं, जिसकी वजह से आवागमन जो है वो अव्यवस्थित रहता है, उनके खिलाफ कार्रवाई। तो कितनी दुकानें आपने हटवाई हैं रोडों से? नहीं, ये तो गिनती नहीं की, जो सामने आए हैं ज्यादातर खेल ढकेल थे और जिन्होंने दुकान बढ़ा रखी थी उनको पीछे हटवा दिया है। जैसे पार्किंग के तौर पे जो गाड़ियां लगी हुई हैं रोड पे, जो ट्रेवल्स वाले हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? उनके खिलाफ भी कार्रवाई है। ट्रैफिक पुलिस साथ में थी, उन्होंने उनके नंबर नोट किए, जो मौके पे थे उनका चालान किया है, और जो मौके पे नहीं थे उनके पास चालान की कार्रवाई। समय पर चलेगा जो अभियान चल रहा है, और अभी जो आज का जो अभियान है ये व्यापारियों की कुछ शिकायतें थी, उनको मद्देनजर रखते हुए ये अभियान चलाया गया है। जैसे कि लोगों ने अतिक्रमण कर दिया है, अनाधिकृत टैक्सी है, और या टॉयलेट की जो सुविधा नहीं है, या आड़े तिरछे जो वाहन खड़े हो जाते हैं, दुकानदारी नहीं होती है। इसके अलावा ठेल वाले जो हैं, जो गंदगी फैलती है, उसके विरुद्ध ये कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि आपने कहा व्यापारी द्वारा शिकायत की गई थी, यहाँ देखा जाता है व्यापारी ही कुछ गलतियाँ ऐसी कर रहे हैं जो अतिक्रमण फैला रहे हैं। देखिए, कार्रवाई आपके द्वारा कब? नहीं, सबके जो आपने देखा होगा व्यापारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है, वो गलत पाए गए हैं। ऐसा किसी के साथ ऊंचा नीचा नहीं है। अगर आप देखेंगे सभी के साथ बराबरी का ही हमने व्यवहार किया हुआ है, और ये सब कोई हमारे दुश्मन नहीं है, सब हमारे अपने हैं। नगर को स्वच्छ रखना सभी की जिम्मेदारी है, और स्वच्छ रहे इसको देखना हमारी जिम्मेदारी है। अभियान कहाँ से कहाँ तक चलेगा आज? आज अभियान यहाँ से लेकर के सुभाष तिराहा से लेकर स्टेशन रोड तक चलेगा, उसके बाद फिर आकाशवाणी रसूलपुर उस साइड भी चलेगा। ये चल नगर के भांडे रोड नहर की पुलिया के पास पुरानी रंजिश को लेकर युवक को दो लोगों ने मिलकर चाकू से मार डाला। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के भांडे रोड नहर की पुलिया के पास आज बुधवार 11 बजे युवक पर दो लोगों ने चाकू से हमला किया, जिसमें युवक की गर्दन और हाथ में लग गया है, जिससे कि वो घायल हो गया। घायल होने की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को इंदरगढ़ हॉस्पिटल में भर्ती कराया। पर फरियादी अनूप खटीक निवासी रोड ने बताया कि वो अपनी पत्नी एवं बच्चों के साथ रिछोड़ा गाँव से बाइक से आ रहा था। नहर की पुलिया के पास आज लल्ला खटीक एवं एक अन्य साथी ने बाइक रोककर गाली गलौज करनी शुरू कर दी। गाली गलौज करने पे रोकने पर चाकू से मार दिया गया, जिससे मेरे गर्दन और हाथ में लग गई है। पत्नी एवं बच्चों के चिल्लाने पर लोग इकट्ठे हुए, दोनों लोग बाइक से फरार हो गए। रजनी क्या बात हो गई? चक्कू मारो गौने नहर पे। कौन है, जानते हो आप जिसने मारा है? ललाए 3 जने थे गाड़ी पे, और पति नंगे कोई पहचान नहीं पाए हमने। गाली मारने आते मोह। हाँ, चलो बेबी मोटरसाइकिल से थे? हाँ, मोटरसाइकिल से थे। तुम अनूप कटी कहाँ के हो? सिकरौदा। क्या बात हो गई? अरे जी झगड़ा भयो, हम तो रिछोरा आते आ रहे थे, चक्कू मारो लला खटी जने। कहाँ पे? जहाँ पे भांडरवाई पुलिया पे नहर पे। आपके साथ कौन था? मिसेज है हमारी। मारा किसने? लला खटी जने। गाड़ी से पे थे वो भी? हम बाइक से, व्यू बाइक से। कोई पुरानी रंजिश? नहीं। तो फिर? अरे ये बानी की चोरी है, बाल चक्कर में। वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्रिसमस के अवसर पर कैथोलिक चर्च के प्रांगण में आयोजित क्रिसमस सम्मेलन के अपने परंपरागत संदेश में प्रभु ईशा के जन्म के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि क्रिसमस के पर्व पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए धर्माध्यक्ष डॉक्टर सेबेस्टियन वडकेल जी ने समस्त शहरवासियों को प्रभु ईशा के जन्म की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रभु ईशा का जन्म समस्त संसार के लोगों को एक सूत्र में पिरोता, उन्हें भाईचारे, मानवता और प्रेम का संदेश देता है। प्रभु ईशा का जन्म मानवों की मुक्ति के लिए हुआ है, उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए हुआ है और प्रभु ईशा ने बालक के रूप में अवतरण द्वारा हम सबको धर्म, जाति, लिंग के भेदभाव के बिना और भौगोलिक सीमाओं से परे एक बड़े से परिवार के रूप में जोड़ दिया है। वहीं साहिबगंज जिले के राजमहल अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहे ममता बहनों के भुगतान नहीं होने से ममता बहनें संचालकों ने उपाधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार को आवेदन पत्र देकर बताया कि विगत दिसंबर 2020 से ममता बहन का भुगतान लंबित है, जिसके फलस्वरूप हम लोगों को ममता बहन संचालक में काफ़ी कठिनाइयाँ आ रही हैं। वहीं काफ़ी दिनों से इन्हें कठिनाइयाँ आ रही है। ममता बहन संचालकों में कठिनाइयाँ और इतने दिनों से हम लोग अपने जेब से ईंधन डालकर ममता बहन को चला रहे हैं। भुगतान नहीं होने पर काफ़ी असर पड़ रहा है। वर्तमान स्थिति में कर्ज से डूबे हुए हैं। अपने परिवार, बच्चे का भरण पोषण एवं बच्चे की पढ़ाई लिखाई भी प्रभावित हो रही है। ममता बहन का 16 महीने से पेमेंट नहीं होने के कारण भुखमरी के कगार पे हम लोग खड़े हैं। हम लोग की स्थिति बहुत ख़राब हो गया। ड्राइवर तो वेतन नहीं दे पा रहे हैं, तेल बहुत बकाया हो चुका है। हम लोग इसके लिए लिखित आवेदन दिए, जैसे हम लोग का भुगतान जल्द से जल्द 10 दिनों के अंदर हुआ तो ठीक है, हम लोग तो हड़ताल में जाएंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम आलम। वही अगली खबर रायबरेली से है, जहां सरेनी से भोजपुर, सतवा खेड़ा से समोधा मार्ग का दूरदर्शीकरण आवारा पशुओं और किसानों को स्वाद न मिलने के संदर्भ में राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया इन मुद्दों पर उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहती है। धर्मेंद्र कुमार दीक्षित, राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया प्रदेश अध्यक्ष, सैनिक प्रकोष्ठ RPI, उत्तर प्रदेश सरकार को उपरोक्त बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। इन समस्याओं से जनता का जीना दूभर हो गया है। मार्ग खराब होने के कारण बच्चे समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाते, बीमार को समय पर इलाज नहीं मिल पाता, रोज दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन सरकार का ध्यान कई वर्षों से इन मार्गों पर नहीं है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। किसान आवारा पशुओं से परेशान है। रात भर ठंड में जाकर के किसान खेत की रखवाली करता है। मेरा नाम धर्मेंद्र दीक्षित है। मैं राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया का प्रदेश अध्यक्ष, सैनिक प्रकोष्ठ। आज आप लोग यहाँ जो कमेटी इकट्ठा किए हैं, किस उद्देश्य से? बंधु, आज हम लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, एक गाँव है सतवा खेड़ा जी, और यहाँ की समस्या विगत कई वर्षों से लगातार चली आ रही। समस्या सबसे बड़ी ये है कि यहाँ की आप रोड देखें, पीछे अपना कैमरा घुमाएं, और ये रोड तालाब बन चुकी है। रोड नहीं रही, तालाब हो गया। अब आए दिन यहाँ पर घटनाएं होती रहती हैं। अगर कोई किसी के घर में बीमार हो जाए और उसको हॉस्पिटल पहुँचाना पड़ जाए तो हॉस्पिटल समय पर नहीं पहुँच सकता। अच्छा, रोड खराब होने के कारण विद्यार्थी भी असमय से पहुँचे? जी। घर से जब बच्चा निकलता है तो माँ बाप यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा सकुशल घर पहुँचा, स्कूल पहुँचा या नहीं, और जब तक वापिस घर नहीं आ जाता तो उनकी चिंताएँ उनको चिंताएँ लगी रहती। आखिर प्रशासन कहाँ है और क्यों सोया हुआ है ये? आज आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए, अगर मान लीजिए इसका कोई सलूशन नहीं निकला, समस्या हल नहीं, तो आप लोग क्या करेंगे? अगर मैं आपके माध्यम से इस सरकार को, भारत सरकार को, अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराना चाहता हूँ, अगर इस समस्या को तुरंत निदान नहीं निकाला गया तो हम यहाँ पर उपस्थित जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी लोग हैं, उनके साथ इस रोड को ब्लॉक कर देंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक इसका हल नहीं निकलेगा। नमस्कार, रहीश मास्टर, भारतीय किसान यूनियन।
भानुपुर से जो एकत्रित हुए हैं हम एकत्रित लिए हुए हैं किस ये बताइए, आज यहाँ क्षेत्रवासियों को जो आप लोगों ने इकट्ठा मीटिंग किया है, जिसमें माननीय अपने एसडीएम साहब महोदय जी को बुलाया है, मान लिया ये समस्याएं हल नहीं हुई तो आप लोग इसके लिए क्या कर सकते हो, क्या कर पाओगे, कहाँ तक पहुँचोगे? राष्ट्रपति को हमारा ज्ञापन जाएगा। जिला उपाध्यक्ष रायबरेली के माध्यम से हमारा जो नियम है उसके अनुसार में जो वे मात्र लिखे हुए हैं वो लिखे हैं, जैसे अन्ना जानवर है जी, रोड की समस्या हैं, जैसे किसानों की कर्जा माफी है, जैसे बिजली के बिल बढ़े हुए हैं वो माफ़ किया जाए, और अन्यथा जैसे कि 60 वर्ष के जो पूर्व हो चुके हैं व्यक्ति उन्हें 5,000 रुपये मानसिक दिया जाए। ये हमारा संरक्षण में लिखा हुआ ज्ञापन दिया जा रहा है। ये बाइट ले ले, उनका ये मौका ले रहे हैं। बाइट है, देखो ये है सबसे ठंडी से इतनी पीड़ित है, फिर भी इसके बावजूद भी आप रात में 7 बजे से देखिए सुबह तक किसान सिर्फ डंडा लिए, अपनी टार्च हाथ में लिए और सिर्फ जो है वो खेतों के इर्द गिर्द दौड़ता रहता है। इसके बावजूद भी वो अपनी सिटी बस सेवा के लिए जन आंदोलन का आगाज। बड़ी ठंड में 24 घंटे के धरने पर आज़ाद मंच अधिकारियों को एक बैठक करने का भी वक्त नहीं, जिसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। पूर्व ठेकेदार को बस चलाने में परेशानियां हो रही थी, वहीं पे उसे नोटिस दिया गया। सिटी बस सेवा बंद होने में साजिश का संदेह है। आम नागरिक और आप पार्टी के सदस्यों ने आज़ाद मंच को समर्थन दिया, साथ बैठे और धरने पर। ये खबर बिलासपुर से है, जहां एक तरफ देश के अन्य शहर विकास के नए आयाम गढ़ रहे हैं, हमारा बिलासपुर आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहा है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद अब 3 साल में बिलासपुर जिस तेजी से आगे बढ़ रहा था वो अगले 19 सालों में लगातार बिछड़ता जा रहा है। बिलासपुर के तमाम शहर कोटा, तखतपुर, मस्तूरी, रतनपुर, बिल्हा, जिन्हें आज भी गांव की श्रेणी में और यहां रहने वाले लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों में गिना जाता है। इस बात को आज़ाद मंच के सदस्यों ने धरना स्थल से लोगों के सामने रखा है। सिटी बस चलाई गई थी, उसका टैगलाइन ये था कि आम जनता को सस्ती सुविधा मुहैया कराने के सिटी बस चलाई जा रही है। बिलासपुर के 2 अधिकारी जो उस शहरी सार्वजनिक यातायात सोसाइटी के अध्यक्ष सचिव हैं, जो बिलासपुर को चला रहे हैं, हमारे माननीय कलेक्टर महोदय और सचिव महोदय, ये 2 शब्दों में इस बात को ख़त्म कर देते हैं कि जो ठेकेदार इस योजना को चला रहे थे वो इस काम को करने के लिए असमर्थता जाहिर कर रहे हैं। और दूसरी कि अभी बैठक नहीं हुई। हम पूछना चाहते हैं कि 21 माह होगा 100 मीटर की दूरी में दोनों अधिकारी बैठ रहे हैं, फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि जनता की, जिसका इन्हीं का आंकड़ा बोलता है कि 8,000 बिलासपुर वासी रोज उन सिटी बसों में सफ़र कर रहे हैं, तो उन 8,000 सिटी बिलासपुर वासियों को दरकिनार करते हुए ये 2 अधिकारी एक बैठक नहीं कर पा रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से बड़ी गंभीरता से बताना चाहूँगा, अभी तक मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में एक फर्जीवाड़ा जमीन का मामला सामने आया। पुश्तैनी जमीन का मालिक अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है। आपको बता दें कि टीकमगढ़ के पलेरा तहसील में उस समय मामला सामने आया जब जमीन मालिक अपने खेत पर अन्य जानवरों की रखवाली कर रहा था। तभी शेख मोहम्मद और 2 अज्ञात आदमी आए और गाली गलौज करने लगे और डंडे से मार पीट भी की और कहने लगे कि यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, यहाँ से भाग जाओ वरना तुमको जान से मारने की धमकी देंगे। वही धमकी भी दी और साथ ही ज़मीन मालिक डरा हुआ है। जब से उसने परिवारों को बताया तो उसका परिवार तहसील गया और जांच की तो इनकी मां का नाम काट कर शेख मोहम्मद ने 2008-2009 में फर्जी कागजात लगाकर दर्ज करा लिया है ये पूरा मामला। और उसके बाद पूरा परिवार अब सदमे में है। क्या मामला है सर? मामला ये है कि हमारी दादी पलेरा तहसील जिला टीकमगढ़ की हैं। आज से 70-80 साल पहले उनकी शादी हुई थी रानीपुर में। उनका कोई भाई नहीं था, तो उनके पिताजी ने बहोरे बहना जिनका नाम था वो रानीपुर में आ गए थे, वहीं रानीपुर में रहने लगे थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी अपने हिस्से की जहूरन बेवा को कर दी। उनकी जो लड़की थी, उनके 5 लड़के थे,
और पांचों लड़के रानीपुर में रहते थे और तब तक वो इंतकाल नहीं कर गई, तब तक वो वहीं रहीं। वजह क्या हुआ कि इनका एक भतीजा है शेख मोहम्मद, उसने क्या किया कि फर्जी तरीके से एक स्टाम्प वसीयतनामा लिख लिया। अब क्या है स्टाम्प कोई जानकारी नहीं है। उसने तो बताया है कि तुम्हारी माँ ने हमको लिखवा दिया था। अभी 25 तारीख की बात है कि हमारे बड़े बड़े पापा वहाँ गए थे खेत पर देखने के लिए, तो उन्होंने सीधा गाली गलौज करके उनको डंडे से मार के भगा दिया वहाँ से और कहा कि ये तुम्हारी माँ हमको लिख गई थी। तो उन्होंने कहा कब लिख गई थी, हम तो तभी से अपनी खेती देखते आ रहे हैं और हर बार आते रहते हैं यहाँ पर, अभी तक हम लोग कोई जानकारी नहीं हुई। हम लोग यूपी में रहते हैं रानीपुर में, तो अभी तक तो कोई जानकारी ऐसी आई नहीं ना, आपने कभी कहा है ऐसा। तो उसने ये कहा है कि आपकी माँ हमको लिख गई थी और आप यहाँ से जाएं। 2 अज्ञात आदमी आए साथ में और एक वो खुद था, उन तीनों लोगों ने उल्टी सीधी गाली दी और डंडों से मारा उनको। फिर क्या हुआ कि इन्हों से पूछा गया कि भाई ये क्या है, आपकी खेती कब हो गई है और कब लिखी थी हमारी दादी ने। हम भी गए थे वहाँ पर पूछने के लिए, तो उन्होंने साफ कहा है कि आपकी दादी हमको लिख गई थी और ये आपका यहाँ कोई हक नहीं है, आप लोग वहाँ जाएं और यहाँ पर आपका कहीं कुछ नहीं है। हम लोगों ने रिकॉर्ड दिखवाया कागज़ों में, तो कागज़ों में उसने 2009-2010 में उसने अपने नाम चढ़वा लिया है। तो हम लोगों ने पूछा कि ये नाम कैसे चढ़ा, अगर इनका 1995 में इनका देहांत हो गया था, तो जब 1995 में देहांत हो गया था ऑटोमेटिक इनके नाम आ जाना चाहिए ज़मीन इनके बच्चों के नाम पर, अभी तक ज़मीन नहीं आई। तो हम लोगों ने फिर वहाँ जाके उनसे पूछा कि ऐसा क्या मामला क्या है, ये क्यों गलत हो रहा है। अधिकारियों से भी संपर्क करा तो अधिकारियों ने कहा कि आप इसकी FIR कराएं और इनके ऊपर कार्रवाई कराएं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं और आगे आप एप्लीकेशन दे जाएं तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो हम लोगों ने वहाँ एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन दी में इनका साफ उसका स्टाम्प जो लिखा हुआ है उसने हमको बताया था वो 1996 का लिखा हुआ है और 1995 में हमारी दादी ख़त्म हो गई थी, यहाँ से इंतकाल कर गई थी। और अब ये बताता है कि 420 तो उसने की है, जब 1995 जब हमारी दादी ख़त्म हो गई थी तो 1996 का मामला कैसे आ सकता है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।